तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आप सभी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊंगी कि इसका निर्माण कैसे होता है और इनके कुछ उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो आप जानते होंगे कि जब आपके कुछ तत्व मिल जाते हैं और एक तत्व का निर्माण करते हैं, मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उससे जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे आप यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कुछ पदार्थों से, मतलब कुछ तत्वों से मिलके बना है। तो उससे तो उसी से आपका एक पॉइंट है आपका कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र, अब देखिए कोई भी आपका यौगिक होता है तो उसका अणुसूत्र होता है। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे, इसका एक और अणुसूत्र होता है जिसमें आप CaSO4 × 2 और यहाँ पे 2H2O, ये आपका एक और अणुसूत्र होता है। मतलब आप कुछ जगह ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर जगह आपका यही अणुसूत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है, अब देखिए किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम भी होता है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए यहाँ जो आपका हेमी है इसकी जगह अर्ध भी होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका आधा दिख रहा 1/2 यानी आधा, तो इसकी जगह आप अर्ध भी लगा सकते हैं, तो अर्ध हाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप, और इसे पीओपी से सूचित किया जाता है। जैसे कि कोई भी आदमी होता है उसी को कुछ नाम होता है तो उसे एक शॉर्टकट नाम में बुलाया जाता है या दूसरे नाम से तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आप पीओपी यानी पॉप से बोला जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है जिप्सम, ठीक है। तो उसको जब एक उच्च ताप पे, यानी कि उच्च ताप आपका हो गया जैसे कि 100 से ज्यादा, वैसे उच्च ताप तो बहुत अधिक भी होता है, लेकिन आप 100 से ज्यादा में ही मान लीजिए उच्च ताप, ठीक है। तो जब जिप्सम को एक निश्चित उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, तो इससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब देखिए आप, अगर आप इसे रिएक्शन से जानना चाहिए तो हमारा तो एक आपका, अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हैं तो एक आपका ये आपको प्राप्त होगा जो कि आपका, मतलब कि इसका अणुसूत्र होता है। और दूसरा दूसरा भी मैंने आपको बताया था कि इसका अणुसूत्र दूसरा होता है
या तो फिर आपका ये प्राप्त होगा। आपके बुक में ये दिया हुआ है और आप अगर आप ऐसे, और ये भी दिया हुआ है, लेकिन आपके बुक में रिएक्शन अगर आप करवा के देखिएगा तो उसमें आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका कुछ उपयोग होता है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सबसे पहला उपयोग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में रोज देख, मतलब अक्सर आप देखने को मिलता होगा। तो जैसे आप देखते होंगे किसी के पैर हैं, उसकी हड्डी अगर टूट जाती है तो उसको प्लास्टर किया जाता है। तो उसको जो प्लास्टर किया जाता है उस हड्डी को जोड़ने के लिए, तो अगर टूटी हड्डी का जो जोड़ने में, मतलब जो जोड़ा जाता है तो उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, यानी टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला उपयोग आप जान गए। अब देखिए दूसरा उपयोग जो हमारा आता है वो क्या होता है कि आप कई बार देखे होंगे कि इसका मतलब मूर्तियों का जो ढांचा होता है, यानी कि कोई भी आपका मूर्ति होता है तो उसका एक ढांचा होता है, तो उसको तैयार करने में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका तीसरा उपयोग जो होता है वो क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि आपका घर में पुट्टी होता है तो वो भी इससे होता है, ठीक है। और आपका मतलब और एक आपका घर का दीवारों को पुट्टी करने में होता है। अब आपका जो मतलब इसके बाद अगला प्रयोग होता है वो क्या होता है, जैसे कि प्रयोगशाला होता है, तो प्रयोगशाला जहाँ होता है जहाँ पे बहुत सारे गैस केमिकल वगैरह रहते हैं, तो उसमें कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए, यानी कहीं भी छोटा से छोटा छिद्र नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो छोटे छोटे छिद्रों को भरने के काम आता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इतना ही उपयोग है और आप इसका निर्माण विधि और उपयोग जान गए होंगे। चलिए अब हम आपको विरंजन चूर्ण के बारे में बताते हैं, यानी कि इसका कैसे निर्माण होता है और ये क्या होता है। तो हमारा जो विरंजन चूर्ण होता है ये भी एक यौगिक होता है जिसका रासायनिक नाम मतलब जिसका जिसका अनुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। तो इसका भी निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जो रहता है, बुझा हुआ चूना यानी कि जो आपके घर में यूज होता है, घर में दीवार पेंट करने वगैरह में चूना का यूज होता है, तो या तो फिर इसका यूज होता है जो कि आप अपने दैनिक जीवन में जो चूना यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो चूना होता है उससे जब आप क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, और वो क्लोरीन गैस जो प्रवाहित करते हैं वो एक निश्चित ताप पे कीजिएगा, तो वो ताप क्या होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित कीजिएगा जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने से, ठीक है। तो आपका विरंजन चूर्ण प्राप्त होगा और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। तो जल से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको तो विरंजन चूर्ण चाहिए था।
तो वो हमारा निर्माण हो गया, तो विरंजन चूर्ण प्राप्त हो गया। अब देखिए तो इसका ये हमारा रिएक्शन हो गया कि आपका सब बुझा हुआ जो चूना होता है उसका जो हमारा अनुसूत्र होता है वो CaOH2 का सॉल्ट वाइज होता है, और क्लोरीन का तो आप जानते हैं। तो हमारा विरंजन चूर्ण प्राप्त हो गया। अब देखिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसका प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, विरंजन चूर्ण, यानी कि आप विरंजन चूर्ण को आप अपने अगर देखना चाहेंगे कि ये कैसा होता है या इससे रिलेटिव, तो आप जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको देखते हैं तो वो विरंजन चूर्ण जैसा ही होता है या वही होता है। तो विरंजन वो क्या करता है, जैसे कि कहीं जल अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध जल मतलब कि हमारा मीठा जल रहता है लेकिन जिसमें कीटाणु वगैरह हो जाते हैं तो उसको आप अशुद्ध जल बोल देते हैं। तो उस जल में अगर आप विरंजन चूर्ण डाल देते हैं तो वो आपका पीने योग्य हो जाता है, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाता है, और कपड़े तथा कागज के विरंजन के रूप में, विरंजक के रूप में। अब ये विरंजक क्या होता है, तो विरंजक क्या होता है, जैसे कि कोई कपड़ा होता है या आपका कागज होता है, जैसे कि आपका कॉपी होता है तो उस पे आप लिखते हैं पेन से या पेंसिल से, ठीक है। तो पेन या पेंसिल से आप लिखते हैं तो उसको आप जब वो कॉपी खत्म हो जाता है पूरा लिख के, तो कई लोग क्या करते हैं कॉपी को बेच देते हैं। तो वो जो आपको कॉपी बेचते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि उसका क्या काम होता होगा और उसका कलर कैसे छूटता है, यानी आप उसमें जो लिखते हैं, तो ये जो आपका विरंजन चूर्ण होता है ये उसका कलर को छुड़ाने का काम करता है, ठीक है। और कई जगह यहाँ का तो पता नहीं पर कई जगह जो पुराने कपड़े होते हैं उसे भी लिया जाता है, ठीक है, मतलब उसे भी खरीदा जाता है। तो उस कपड़े का भी जो कलर होता है उसको पहले उड़ा दिया जाता है, तो वो काम भी कौन करता है, विरंजन चूर्ण करता है, ठीक है, मतलब कपड़े और कागज के विरंजक के रूप। अब देखिए इसका तीसरा उपयोग जो है वो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है, ठीक है। और एक बचा है। अब देखिए इसके बाद आपका जो एक और पॉइंट है वो आपका है कि खाने का सोडा, जैसे कि मैंने आपको कई सारे दो यौगिक बताए और उसका निर्माण विधि बताया और उपयोग बताया, वैसे मैं आपको खाने का सोडा का निर्माण विधि बताती हूँ। और ये जो आपका निर्माण विधि होता है इसे ही आप सिद्धांत कहते हैं, किसी भी चीज का मतलब खाने का सोडा का सिद्धांत या निर्माण विधि दोनों बात बराबर होता है, ठीक है। तो खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है कि जब आप नमक और जल के विलयन में से, तो हमारा जो NH3 होता है यानी कि अमोनिया, ये भी गैस होता है। तो इसको जब प्रवाहित किया जाता है नमक और जल के विलयन से CO2 और NH3 को, तो उससे क्या होता है आपका खाने का सोडा और NH4Cl। तो NH4Cl से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो खाने का सोडा चाहिए, तो वो हमें प्राप्त हो गया। तो आप इसका निर्माण विधि समझ गए होंगे। अब देखिए इसके कुछ उपयोग होते हैं, जैसे कि आपको मैंने कल ही बताया था कि इसके उपयोग क्या होते हैं, कि इसका उपयोग खाने को खस्ता बनाने में किया जाता है, यानी क्रंची बनाने में किया जाता है कोई भी खाने का। अब देखिए और दूसरा उपयोग क्या होता है, पेट की अम्लता, यानी कि आपका जैसे अधिक खाना खा लेने से या कहीं खराब खाना खा लेने से या कीटाणु वाले खाना खा लेने से क्या होता है कि पेट में जो अम्ल रहता है यानी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में अम्लता आ जाती है, तो अम्लता आ जाती है ना, तो ये जो हमारा, तो आप इनो का सेवन करते होंगे, तो ये जो हमारा खाने का सोडा होता है वो भी उसी तरीका का कार्य करता है, ठीक है। तो उसको एंट्रासीड के रूप में आप प्रयोग करते हैं खाने का सोडा को। अब देखिए अब मैं आपको धोने का सोडा के बारे में बताती हूँ। तो हमारा जो धोने का सोडा होता है, तो धोने का हमारा जो सोडा होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। तो इसका आपको इंटू 10H2O, इसका आपका धोने का सोडा का अनुसूत्र होता है। देखिए आपको धोने का सोडा और खाने का सोडा इन दोनों का अनुसूत्र कई बार पूछा गया है, यानी कि ये धोने का सोडा और खाने का अनुसूत्र थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका उपयोग, इसका जो उपयोग होता है
वो क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि धोने का सोडा है, तो कपड़े को धोने में इसका यूज होगा। और दूसरा क्या होता है, साबुन या सरफ, यानी कि हमारा जो साबुन होता है या सर्फ होता है उसमें भी आपका धोने का सोडा देके उसको बनाया जाता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग क्या होता है कि प्रयोगशाला जैसे होता है, तो उसमें अभिकर्मक के रूप में, यानी कि आपका जो अभिकर्मक या अभिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर कोई जल खारा हो, मतलब किसी जल में खारापन आ जाता है, खारापन यानी कि उसमें नमक की मात्रा लगने लगे, तो उसको भी खाने का सोडा मतलब धोने का सोडा देके ठीक किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल बताऊंगी।